नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बाइडन की पैलेस्टीन पॉलिसी से संबंधित। डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पैलेस्टीन और इजराइल के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसे भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से संबंधित और तीसरे नंबर पे लेबर रिफॉर्म्स से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पैलेस्टीन इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। लेकिन देखो, इससे पहले हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, हम पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है इसे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पूरा जो कंसेप्ट है आपके जहन में ताज़ा हो जाए। देखो, थ्रू आउट द हिस्ट्री विभिन्न देशों में जूस के ऊपर अत्याचार होता आया है उनके रिलीजियस बिलीव्स के कारण। हिटलर ने जिस प्रकार से जूस को मरवाया, ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में 60 लाख के आसपास जूस की हत्या करवाई गई थी हिटलर के द्वारा। तो हमें ज़्यादा पता ये है कि जर्मनी में जूस के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन सिर्फ जर्मनी में हुआ ऐसा नहीं है। रशिया, अर्जेंटीना और भी काफ़ी सारे देशों में जूस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उनको मारा गया है। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में 1897 के आसपास एक मूवमेंट जूस के द्वारा चलाई गई। मूवमेंट का नाम था जियोनिज्म। जियोनिज्म देखो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। चूंकि काफ़ी सारे देशों में जूस के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो उन्हें यह लगता था कि जूस का एक अपना देश होना चाहिए, एक अपना होमलैंड होना चाहिए जहां पे जूस रह सकें और उनके ऊपर कोई अत्याचार ना करें। तो इसी ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी, जियोनिज्म। इस मूवमेंट के अंदर जो इजरायली डायस्पोरा था विभिन्न देशों में, उनसे आह्वान किया गया था कि आप इस पैलेस्टीन रीजन में आइए, यहाँ पर आप ज़मीन खरीदिए और सेटल हो जाइए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि यहीं पर सेटल होने की क्यों सोची ज्यूज ने और कहीं पर क्यों नहीं? क्योंकि देखो, इस रीजन की उनके लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी। तो जियोनिज्म मूवमेंट के तहत काफ़ी संख्या में ज्यूज यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए और सेटल होना स्टार्ट हो गए। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर तो ऑलरेडी लोग रहते थे ना। अब कुछ लोग यूँ बोलते हैं कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री कभी भी नहीं था, जैसे इंडिया के लिए बोला जाता है। कुछ लोग बोल देते हैं कि इंडिया एक देश अलग से कभी नहीं था, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड था। उसी प्रकार से पैलेस्टीन के लिए भी बोल दिया जाता है कि अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री जैसा कुछ भी नहीं था पैलेस्टीन यहाँ पर। तो ज्यूज यहाँ पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए और 1916 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक एग्रीमेंट साइन हुआ, साइकस पिकोट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत ये जो रीजन था ये ब्रिटेन के अंडर आ गया, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस आपको पता ही है उस समय उनकी कॉलोनीज थी वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में। जैसे इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसी प्रकार से ये रीजन भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। बाद में क्या हुआ, एक और डिक्लेरेशन हुई, बालफोर डिक्लेरेशन। बालफोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि यहाँ पर ज्यूज जो हैं अपना होमलैंड इस्टाब्लिश कर सकते हैं, यानी अपना एक अलग से देश इस्टाब्लिश कर सकते हैं। तो उनकी डिक्लेरेशन इसलिए अहम थी क्योंकि ये रीजन तो ब्रिटेन के अंडर ही आता था ना, और उनके फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना कि कि ज्यूज अपना होमलैंड यहाँ पर इस्टाब्लिश कर सकते हैं, तो इसके बाद तो और ज़्यादा ज्यूज यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता है हिटलर ने क्या कुछ किया ज्यूज के साथ। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बहुत सारे ज्यूज की हत्या करवाई गई। तो ज्यूज का यहाँ पर आना एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपोनेंशियली, मतलब हजारों की संख्या में ज्यूज यहाँ पर आए और ज्यूज के लिए एक अलग से होमलैंड यानी अलग से देश की जो मांग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ऑलरेडी जो लोग रहते थे उनके साथ थोड़ी लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि बाहर से लोग आएँ और वो अपना यहाँ पर देश बनाएं, ऐसा कौन चाहेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आसपास के जो देश थे, अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, इराक, सीरिया, ये भी विरोध कर रहे थे। वो कहते थे यहाँ पे तो मुस्लिम्स रहते हैं और बाहर से ज्यूज आ रहे हैं, वो अपना देश बना रहे हैं, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कन्फ्लिक्ट देखो बढ़ता जा रहा था।
तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश अपनी अपनी कॉलोनीज को छोड़ के जाने लगे। जैसे ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के चला गया था, उसी प्रकार से इस रीजन को भी छोड़ के ब्रिटेन जाने लगा। लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या किया, इस इशू को सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस को। मतलब यूनाइटेड नेशंस इस इशू को सोल्व करेगा, क्या इजराइल के लिए अलग से देश बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया कि इस रीजन में दो देश बनेंगे, एक पैलेस्टीन, एक इजराइल, एक मुस्लिम्स के लिए, एक ज्यूज के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये रेजोल्यूशन अडोप्ट किया था 1948 के आसपास, और इजराइल ने तो इसे स्वीकार कर लिया था। इजराइल यही चाहता था कि हमें हमारा होमलैंड मिल जाए, यानी हमारे लिए एक अलग से देश हो। इसलिए इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के इस रेजोल्यूशन को मान लिया था। लेकिन अरब कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस के इस रेजोल्यूशन को नहीं माना। तो आसपास के जो अरब कंट्रीज थे, जैसे सीरिया, इराक, इजिप्ट, इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया। युद्ध स्टार्ट हो गया इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में। इजराइल देखो ये युद्ध जीत गया। उसके बाद एक बार फिर से लड़ाई हुई 1967 में इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच। वो युद्ध भी इजराइल जीत गया। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, 1967 में इजराइल जब युद्ध जीता अरब कंट्रीज से, तो इजराइल ने बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। समझ गए? मतलब 1967 में अरब कंट्रीज ने यह सोचा था कि हम ज्यूज को यहां से भगा देंगे, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ गया। ना सिर्फ इजराइल जीता, बल्कि इजराइल ने बहुत सारे एडिशनल टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। जैसे गोलन हाइट्स, ये पहले सीरिया के पास था, इजराइल ने 1967 के वार में ये सीरिया से कैप्चर कर लिया। उसी प्रकार से वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, ये वेस्ट बैंक है और यहाँ पर जेरूसलम है। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को इजराइल ने कैप्चर कर लिया जॉर्डन से 1967 में। सिनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट से ले लिया था इजराइल ने 1967 के वार में, लेकिन बाद में 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया था। तो सिनाई पेनिनसुला को वापस लौटा दिया गया इजराइल के द्वारा इजिप्ट को। गाजा स्ट्रिप, इस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 2005 में इजराइल अपनी सेना यहाँ से वापस लेके चला गया। और अब ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, ये पैलेस्टीनियन के पास है। कुल मिलाकर कहने की बात ये है, 1967 से पहले बॉर्डर देखो इस प्रकार से हुआ करता था। ये जो ग्रीन लाइन है, इससे पहले का एरिया इजराइल के पास था, बाद वाला एरिया इजराइल के पास नहीं था। ये गोलन हाइट्स नहीं था और गाजा स्ट्रिप भी नहीं था। लेकिन 1967 वार के बाद ये आगे वाला एरिया भी, जहाँ पे ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है, इस एरिया पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। और ये ग्रीन लाइन बॉर्डर के रूप में ये इनसिग्निफिकेंट हो गई। ये देखो वेस्ट बैंक के अंदर भी इजराइल की काफ़ी सारी सेटलमेंट्स हैं। सफ़ेद एरिया आपको वेस्ट बैंक के अंदर भी दिख रहा है और ये इजरायली सेटलमेंट्स हैं। आपको इस मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1947 से पहले ये पूरा हरा हरा जो आपको दिख रहा है, ये पैलेस्टीन हुआ करता था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन अडोप्ट नहीं किया था कि दो देशों को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक इजराइल दूसरा पैलेस्टीन। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन अडोप्ट किया, तो ये सोचा गया था ये हरे वाला रीजन पैलेस्टीन वाला होगा और बाकी सफ़ेद वाला रीजन इजराइल का होगा। लेकिन आगे युद्ध होता गया, इजराइल हरे वाले एरिया को भी कैप्चर करता गया, यानी पैलेस्टीन के एरिया को भी कैप्चर करता गया इजराइल। जैसे जैसे युद्ध हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में, तो आज सिचुएशन ये आ गई है, हरे वाला जो एरिया है पैलेस्टीन वालों का, वो बहुत ही कम रह गया है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है और इजराइल ने पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया है। देखो, चूंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2 नेशन का रेजोल्यूशन अडोप्ट किया था 1948 के आसपास, तो इजराइल जो हरे वाले एरिया में भी अपनी सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर रहा है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे इलीगल कहा था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इजराइल को कहा था कि भैया आप वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट मत इस्टेब्लिश कीजिए, क्योंकि 1948 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन में, उसके अनुसार ये एरिया आपके अंडर नहीं आता है। आप जो इस वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश कर रहे हो, ये इलीगल है। लेकिन देखो, इजराइल ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बातों को, और लंबे समय से यहाँ पर इजराइल के द्वारा अपनी सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश की जा रही हैं। कहने का मतलब ये है, लोगों को सेटल कर रहा है इजराइल इस एरिया में भी। जिनेवा कन्वेंशन भी ये कहती है कि आपने अगर किसी एरिया को
वार की सहायता से ऑक्यूपाई किया है तो आप अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को वहां पर सेटल डाउन मत कीजिए। लेकिन जेनेवा कन्वेंशन समेत इंटरनेशनल ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट करता आया है इजराइल, मतलब नहीं मानता आया है। तो इस प्रकार से हमने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के कन्फ्लिक्ट को ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की। देखो, जब ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति थे ना, तो उनकी इजराइल पॉलिसी कैसी थी? ट्रंप ने देखो अंधाधुंध इजराइल को सपोर्ट किया और पैलेस्टीन के काज के लिए ज़्यादा सिंपैथी ट्रंप रखते नहीं थे। उनकी इजराइल पॉलिसी की बात करें, उन्होंने पूरी तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू को सपोर्ट किया। नेतान्याहू की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी कि वेस्ट बैंक में भी सेटलमेंट्स इस्टाब्लिश करनी है, इस पॉलिसी को ट्रंप के द्वारा सपोर्ट किया गया। इवन ट्रंप ने एक जो प्लान अनाउंस किया था, उसके अनुसार वेस्ट बैंक में 30% एरिया इंक्लूडिंग जॉर्डन वैली एंड सेटलमेंट ब्लॉक्स, ये इजराइल के पास आ जाए, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया था। तीसरा नंबर का पॉइंट, ट्रंप के कार्यकाल में ही ट्रंप के कार्यकाल में ही यूएसए की एम्बेसी जो पहले तेल अवीव में थी, वो जेरूसलम में शिफ्ट हो गई। ऐसा देखो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जेरूसलम सिटी पर भी विवाद है। तो जेरूसलम में अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करना मतलब जेरूसलम के ऊपर इजराइल का जो अभी क्लेम है उसे लेजिटिमाइज किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, उसे ठीक माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये देखो वो एजेंसी है जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज से डील करती है। इस एजेंसी की $360 मिलियन की फंडिंग को ट्रंप ने कट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने समझा कि ट्रंप की देखो जो इजराइल पॉलिसी थी उसमें पैलेस्टीन को बहुत कम जगह थी, पैलेस्टीन के काज को लेके ज़्यादा सिंपैथी ट्रंप के पास थी नहीं। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये अंदाज़ा लगा रहे थे या फिर कहें उम्मीद कर रहे थे कि बाइडन अगर यूएसए के राष्ट्रपति बनेंगे तो शायद यूएसए की जो ये इजराइल पॉलिसी है वो चेंज हो और यूएसए पैलेस्टीन के काज का पूरी तरह से नहीं तो कम से कम थोड़ा तो समर्थन करें। लेकिन आज के आर्टिकल में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है बाइडन भी देखो यूएसए के पूर्व के राष्ट्रपतियों की तरह ही अपनी इजराइल पॉलिसी को जारी रखेंगे। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। रीजंस जैसे कि देखो हमेशा से बाइडन का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बाइडन ने हमेशा से इजराइल को सपोर्ट किया है। इजराइल ने पैलेस्टीन की टेरिटरीज को जो ऑक्यूपाई किया है इसको भी बाइडन के द्वारा सपोर्ट किया गया है। दशकों तक वो इजराइल के फर्म सपोर्टर रहे हैं और पैलेस्टीन के पॉलिटिकल कंसर्न्स को लेके उनकी ज़्यादा सिंपैथी रही नहीं है। इवन वैसे उन्होंने नाम के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया है, लेकिन वो नाम के लिए, मतलब ये इस प्रकार से है जैसे इंडिया अभी भी बोले कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ इंडिया पूरी तरह से यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाए। उसी प्रकार से बाइडन ने भी नाम के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है पास्ट में, लेकिन सपोर्ट उनका इजराइल के लिए पूरी तरह से अनकंडीशनल रहा है एक्शंस में। इसके बाद हम बात करते हैं बाइडन की जो नई इजराइल पॉलिसी है वो हो कैसे सकती है। देखो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं व्हाइट हाउस की तरफ से, और इलेक्शन के दौरान जब प्रचार चल रहा था तो उस समय में ही बाइडन ने काफ़ी बातें कही थी कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो इजराइल के संदर्भ में पॉलिसी कैसे होगी। तो उसी के आधार पर हम डिस्कस करते हैं कि बाइडन की इजराइल पॉलिसी कैसे हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस की वो एजेंसी जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज से डील करती है उसके लिए $360 मिलियन की जो एड कट ऑफ कर दी थी, उस एड को फिर से रिवाइव कर सकते हैं बाइडन। इसके अलावा नए राष्ट्रपति पब्लिकली ये बोल चुके हैं इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड टेरिटरीज का 1/3 हिस्सा इसे औपचारिक रूप से भी हड़पना, औपचारिक रूप से एनेक्स करना, ये गलत है। नेक्स्ट देखो यूएस एम्बेसी जो है इजराइल में ट्रंप के कार्यकाल में वो तेल अवीव से चली गई थी जेरूसलम में। अब इसे रिवर्स किया जाएगा बाइडन के द्वारा, ऐसी संभावना बहुत कम है। मतलब यूएस की एम्बेसी अब जेरूसलम में ही रहेगी, तेल अवीव में वापस नहीं जाएगी। तीसरा पॉइंट, गोलन हाइट्स के ऊपर जो अभी इजराइल का कब्जा है, गोलन हाइट्स के ऊपर अभी इजराइल का कब्जा है, तो गोलन हाइट्स के ऊपर इजरायली सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बाइडन के द्वारा भी। वैसे देखो गोलन हाइट्स
क्लेम की जाती हैं सीरिया के द्वारा। सीरिया का कहना है गोलन हाइट्स पर हमारी सोवरेनिटी होनी चाहिए। इजराइल ने 67 के वार में गोलन हाइट्स को हमसे हड़प लिया, लेकिन बाइडन इजराइल की सोवरेनिटी को स्वीकार कर सकते हैं गोलन हाइट्स के ऊपर। वैसे देखो ये कोई नई चीज़ भी नहीं है, ट्रंप ने ऑलरेडी गोलन हाइट्स के ऊपर इजराइल की सोवरेनिटी को स्वीकार कर लिया था, तो उसी पॉलिसी को बाइडन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेस्ट बैंक में जो इजराइल लगातार सेटलमेंट्स बना रहा है, इसे भी बाइडन के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जाएगा। मतलब बाइडन ज़्यादा विरोध करेगा नहीं कि इजराइल जो है वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बनाता जा रहा है। देखो वेस्ट बैंक में अगर इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स बनाएगा तो फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन तो बचेगा ही नहीं ना, पैलेस्टीन के लिए कोई टेरिटरी बचेगी ही नहीं। अगर इस पूरे वेस्ट बैंक में जगह जगह पर इजराइल ने अपने सेटलमेंट्स बना लिए तो बाइडन इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो विरोध नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट, चुनाव प्रचार के दौरान देखो बाइडन ने यह भी कहा था कि इजराइल के बाइकआउट की जो पॉलिसी है उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। जैसे देखो काफ़ी सारे अरब कंट्रीज या फिर मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इजराइल से डील नहीं करते। हालांकि यूएई ने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, वो इजराइल से डील नहीं करते। तो बाइडन ने कहा था कि हम इस प्रकार की पॉलिसी में विश्वास नहीं रखते हैं कि पूरी तरह से इजराइल को सिंगल आउट करके बाइकआउट कर दो या फिर सैंक्शंस लगा दो। नेक्स्ट पॉइंट, बाइडन देखो इजराइल को दी जाने वाली अनकंडीशनल मिलिट्री सपोर्ट को भी जारी रखेंगे। ये हर साल $3.8 बिलियन का आंकड़ा है। कुल मिला के देखो एसेंस ये निकलता है, ऐसा तो नहीं होगा कि बाइडन ट्रंप की तरह पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करेंगे हर एक इशू पर। जैसे ट्रंप ने तो इवन ईरान के इशू पर भी इजराइल को ही सपोर्ट किया था, लेकिन ईरान के इशू पर बाइडन ईरान से फिर से बातचीत स्टार्ट करेंगे जो कि इजराइल की चॉइस के अगेंस्ट होगा। लेकिन बात यह है ना, सोच के देखिए, एक है पैलेस्टीन का इशू, दूसरा है ईरान का इशू। दोनों इश्यूज पर, दोनों फ्रंट्स पर यूएसए इजराइल को नाराज नहीं कर सकता। ईरान के फ्रंट पर यूएसए इजराइल को नाराज करेगा क्योंकि ईरान के साथ फिर से बातचीत स्टार्ट होगी, लेकिन पैलेस्टीन के फ्रंट पर यूएसए की जो पॉलिसीज हैं वो पहले की तरह चलती रहेंगी ज़्यादातर फ्रंट्स पर। और दिखाने के लिए शायद बाइडन ऐसा कर सकते हैं, पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट्स दे दें इजराइल के अगेंस्ट, लेकिन सब्सटेंटिव रूप से कुछ वो ऐसा नहीं करेंगे जिससे इजराइल के साथ यूएसए के रिश्ते खराब हों या फिर इजराइल को नुकसान पहुंचे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अभी बाइडन ने अभी तक इजराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू से बात नहीं की है फ़ोन पर। जापान के प्रधानमंत्री, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, बहुत से देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ बाइडन बात कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ अभी तक उन्होंने फ़ोन पे बातचीत नहीं की है, और ये भी एक कंट्रोवर्सी लगातार जनरेट हो रही है कि इतना समय हो गया उन्होंने अभी बात क्यों नहीं की। तो ये क्या है? ये कॉस्मेटिक विरोध है इजराइल का, मतलब सब्सटेंस कुछ नहीं है ना। सब्सटेंस तो तब होता कि यूएसए इजराइल को दी जाने वाली सपोर्ट कम कर देता या फिर अपनी एम्बेसी को रिवर्स कर देता वापस तेल अवीव में। ये जो बात ना करना, पब्लिकली स्टेटमेंट देना, ये कॉस्मेटिक विरोध है। और यूएसए देखो इजराइल का विरोध नहीं कर सकता ज़्यादा, उसके रीजंस भी हैं, क्योंकि यूएसए की कांग्रेस में इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, और जो इजराइल के काज से सिंपथी रखते हैं ऐसे लोग यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बड़े बड़े पदों पर हैं। तो बाइडन की पॉलिसी ज़्यादा चेंज होने वाली है नहीं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो ये जीएस पेपर 3 से भी रिलेट किया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो कंटेक्स्ट से आप परिचित हो। कुछ दिनों पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। 2019 में इंडिया, जापान और श्रीलंका ने एक जो एग्रीमेंट साइन किया था कि इंडिया और जापान मिलके श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे। श्रीलंका अब इस एग्रीमेंट से पीछे हट गया है। विभिन्न फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स इस इशू का डिप्लोमेटिक फॉलआउट कैलकुलेट कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने खराब होंगे इंडिया और श्रीलंका के या फिर श्रीलंका और जापान के। लेकिन अगर देखो हम इस इशू को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के हिसाब से देखें तो आपको एक अलग पिक्चर नज़र आएगी।
सबसे पहले आप ये जान लीजिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है। जब देखो दो देशों के बीच, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये दो देश हैं, इनके बीच में अगर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होती है तो फिर इसका मतलब ये होता है ए से कोई इन्वेस्टर बी में जब इन्वेस्ट करेगा तो मतलब उस इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे बी के द्वारा। इन्वेस्टर को, ए कंट्री के इन्वेस्टर को जो कि है एक्स को फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी बी देश के द्वारा। अगर रियल टाइम एग्जांपल के हिसाब से देखें, मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका ने ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है, तो इंडिया से कोई इन्वेस्टर, मान लीजिए अदानी या अंबानी, वो श्रीलंका में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अदानी और अंबानी को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा एज कंपेरिजन टू अदर इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो अंबानी और अदानी के पास ऑप्शन होगा, वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के पास चले जाएं शिकायत लेके, अपना केस लेके कि देखो श्रीलंका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। इसे कहा जाता है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ISDS, समझ गए। तो ये ट्रीटी इंडिया और श्रीलंका के बीच साइन हुई थी 1997 में। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या श्रीलंका ने ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से अपना हाथ पीछे खींचे हैं, इस एग्रीमेंट को रद्द किया है, क्या ये इशू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में आता है? देखो, एक केस है, केस का नाम है इंटरनेशनल थंडरबर्ड गेमिंग कॉरपोरेशन वर्सेस मैक्सिको। इस केस में यह फैसला लिया गया था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा कि अगर होस्ट स्टेट के कंडक्ट के कारण, ध्यान दीजिएगा, होस्ट स्टेट के कंडक्ट के कारण, इस केस में श्रीलंका के कंडक्ट के कारण, अगर इन्वेस्टर, इस केस में अदानी, अगर इन्वेस्टर इस केस में अदानी रीजनेबल और जस्टिफिएबल एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। देखो, एग्रीमेंट साइन हुआ था और एग्रीमेंट साइन होने के बाद अडानी ने पूरी एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि ये टर्मिनल मेरे द्वारा डेवलप किया जाएगा, पूरी तैयारियां भी कर ली होंगी, पूरी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन बाद में श्रीलंका ने क्या किया, अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो फिर इस केस में यह डिसाइड हुआ था कि होस्ट स्टेट एक्सपेक्टेशंस जगाने के लिए और बाद में तोड़ने के लिए डैमेज को कंपनसेट करेगा, समझ गए। बेशक अदानी ने अभी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पे काम ना स्टार्ट किया हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो जग गई थी ना होस्ट स्टेट के प्रीवियस कंडक्ट के कारण, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को अब तोड़ दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो अब बताइए, क्या ये श्रीलंका ने जो अपने हाथ पीछे खींचे हैं ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से, क्या इंडिया 1997 में श्रीलंका के साथ इंडिया ने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी, क्या उस ट्रीटी के तहत इंडिया श्रीलंका से कंपनसेट डिमांड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? इसका आंसर है यस, कर सकता है। बट अभी देखो ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, 2017 में इंडिया ने श्रीलंका के साथ साइन हुई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को यूनिलेटरली टर्मिनेट कर दिया था। यानी 2017 में इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आ गया था। बट देखो, इस ट्रीटी में एक सर्वाइवल क्लास भी था। सर्वाइवल क्लास के अनुसार अगर कोई भी देश यूनिलेटरली इस ट्रीटी को टर्मिनेट कर देता है तो और 15 सालों तक इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं वो इंप्लीमेंट रहेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना, 2017 में इंडिया ने इस ट्रीटी को यूनिलेटरली टर्मिनेट किया था, तो प्रोविजंस जो हैं और 15 सालों तक एक्टिव रहेंगे। तो अब बताइए, क्या ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए इंडियन इन्वेस्टर के द्वारा श्रीलंका से कंपनसेशन की मांग की जा सकती है, नहीं, या फिर नहीं की जा सकती है? पता लग गया आपको कि कंपनसेशन की मांग वैसे तो की जा सकती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत, लेकिन इंडिया ने इसको टर्मिनेट कर दिया था 2017 में। बट सर्वाइवल क्लास के कारण और 15 सालों तक इसके प्रोविजंस इंप्लीमेंट रहेंगे। बट देखो, लास्ट ट्विस्ट ये है, ये टर्मिनल के लिए एग्रीमेंट तो 2019 में साइन हुआ था ना, तो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तब तो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक्टिव नहीं थी ना, मतलब तब तक तो ट्रीटी इंडिया टर्मिनेट कर चुका था। तो 2017 से पहले की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लिए इस ट्रीटी के प्रोविजंस एक्टिव रहेंगे, ना कि इसके बाद की इन्वेस्टमेंट के लिए।
मतलब इस केस में इंडियन इन्वेस्टर के द्वारा श्रीलंका से कंपनसेशन की डिमांड नहीं की जा सकती है। अब देखो इंपॉर्टेंट लेसन्स ये हैं, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कई सारे देशों के साथ इस प्रकार की बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को यूनिलेटरली टर्मिनेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करती थी, फिर बाद में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के पास वो चली जाती थी इंडिया के अगेंस्ट शिकायत को लेके, और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इंडिया के अगेंस्ट वर्डिक्ट दे देते थे। इंडिया को इससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था। बट राइटर कहते हैं देखो इंडिया खामखा इतना डरता है। अब देखो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पे इंडिया फोकस कर रहा है, एक्सपोर्ट जो है आने वाले समय में इंडिया का बढ़ेगा। तो अगर दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया के इन्वेस्टर्स भी तो दूसरे देशों में जाएंगे ना। वहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज काफ़ी काम की होती हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लेबर रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? देखो तमिलनाडु में अभी विरुद्धनगर में पटाखों की एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से 20 लोगों की जान चली गई और 28 जो वर्कर्स हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं। फायर क्रैकर्स की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी वास्ट है तमिलनाडु में। शिवाकाशी के पटाखे आपने सुने होंगे, वो तमिलनाडु में हैं। बट देखो तमिलनाडु के फायरवर्क्स इंडस्ट्री में जो हजारों वर्कर्स काम करते हैं वो अनसेफ कंडीशंस में काम करते हैं। और अभी हाल ही में जो तमिलनाडु के विरुद्धनगर में हादसा हुआ, ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी पिछले 11 महीनों में 25 जाने जा चुकी हैं फायरवर्क्स इंडस्ट्री में विस्फोट होने की वजह से। विरुद्धनगर, कडालोर, मदुरई, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और देखो इन हादसों में मरने वाले ज़्यादातर महिलाएं थीं। अब बात उठती है कि क्यों होते हैं तमिलनाडु के फायरवर्क्स इंडस्ट्री में इस प्रकार के हादसे। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है अनलाइसेंस्ड यूनिट्स। वहाँ पर देखो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बिना लाइसेंस लिए हुए चलती हैं। अब बिना लाइसेंस लिए हुए जो फैक्ट्री चलेगी वहाँ पे तो सरकार भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकेगी। सरकार को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री चल रही है, तो वहाँ पे कंडीशंस अनसेफ ज़्यादा होती हैं। दूसरा इलीगल सब लीजिंग। मान लीजिए कोई लाइसेंस्ड यूनिट है, कोई फैक्ट्री है जिसका नाम है एबीसी ने सरकार से पटाखे बनाने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है। बट एबीसी कंपनी क्या करेगी? पटाखा बनाने का जो काम है वो फर्दर सब लीजिंग कर देगी। मतलब कोई और छोटी सी फर्म है XYZ, उसको काम दे दिया कि आपको इतने पटाखे बनाने हैं और उन पटाखों पे अपना ब्रांड चिपका के बेचेगी ये बड़ी कंपनी। तो इसे आप कह सकते हो सब लीजिंग। लाइसेंस किसी बड़ी कंपनी ने लिया है लेकिन वो कंपनी पटाखे नहीं बना रही है, वो सब लीजिंग कर देती है पटाखों की। हम अपना सिर्फ ब्रांड इस्तेमाल करेंगे, पटाखे तुम बनाओ, आप जो पटाखे बनाओगे उस पर हम अपना लोगो चिपका देंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है अभी जो विरुद्धनगर में ट्रेजेडी हुई वो भी देखो सब लीजिंग थी। मतलब किसी बड़ी कंपनी ने ठेका दिया हुआ था छोटी कंपनी को कि हमें इतने पटाखे चाहिए, आप बना के दे दो। जब देखो इस प्रकार से सब लीजिंग होती है या फिर नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस निकलते हैं। देखो सब लीजिंग होने पर अब सोच के देखिए, 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट लिया था बड़ी कंपनी ने, मान लीजिए छोटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 500 रुपये में, तो वो छोटी जो कंपनी है, छोटी जो फैक्ट्री है, वो तो अपनी कॉस्ट कटिंग करेगी ना। उसको तो कम बजट में ज़्यादा पटाखे मैन्युफैक्चर करने हैं। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि छोटी से छोटी जगह पे भी मतलब जगह का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया हुआ है, सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है। जो भी जगह मौजूद होगी वहाँ पे आपको शेड मिलेगा, हर एक कोने में पटाखे बन रहे हैं। और केमिकल्स, जो ये इनफ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं, वो इधर उधर स्टोर हैं, सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर नहीं है। काफ़ी हैज़ार्ड मैनर में काम होता है इन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में। इवन वर्कर्स के ऊपर जो लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा वर्कर्स काम नहीं कर सकते इतने स्पेस में, वो उस लिमिट की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है फायर वर्क्स की फैक्ट्री में, वो केमिकल्स को आपस में मिलाने का होता है। लेकिन देखो इतना हैज़ार्ड मैनर में जब काम होगा तो आप बताइए,
सुपरविजन ठीक से हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है केमिकल्स की मिक्सिंग का या फिर केमिकल्स के स्टोरेज का सुपरविजन ऐसी सिचुएशन में। और जो अनट्रेंड वर्कर्स होते हैं वो देखो ओवर टाइम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, और थकने के बाद इन हार्मफुल केमिकल्स को वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते और इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं यानी गवाह जो हैं वो कहते हैं इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। एक पर्सन, एक वर्कर जो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसने केमिकल्स को ठीक से मिक्स नहीं किया। वैसे देखो पैसो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्कर्स की ट्रेनिंग ऑफर करती हैं, लेकिन पटाखों की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स आसानी से मिलते नहीं हैं, इसलिए लिमिटेड स्किल्स के वर्कर्स को भी शामिल कर लिया जाता है पटाखे बनाने के काम में। ये इंडस्ट्री देखो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। एक दशक पहले यानी 10 साल पहले पार्लियामेंट में ये इन्फॉर्म किया गया था कि हजार्डस मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जाएगा, यानी काम मशीनों की सहायता से चले, ना कि मजदूर मैनुअली केमिकल्स को आपस में मिक्स करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा देखो काफ़ी बार सरकार ये भी बोल चुकी है हम पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करेंगे ऐसी फैक्ट्रीज की, और जो भी फैक्ट्री नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगी उनके खिलाफ पीनल एक्शन लिया जाएगा, ताकि एक डेटरेंस क्रिएट की जा सके, फैक्ट्रीज इस प्रकार से नॉर्म्स की धज्जियां ना उड़ाएं। बट देखो ऐसा होता नहीं है। जब भी इस प्रकार का हादसा होता है, एक टोकन के तौर पर, मतलब सिंबोलिज्म के तौर पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित कर दी जाती है और वो कमेटी रिपोर्ट भी देती है, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं होता है। देखो लास्ट में बात यही आती है, इस प्रकार के हादसों में कौन मरता है? इस प्रकार के हादसों में मरते हैं गरीब लोग, वर्कर्स, जिनको काम नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो इस प्रकार से हजार्डस फैक्ट्री में भी काम करने को राजी हो जाते हैं। तो अंत में यही पॉइंट उठता है कि सरकार को अर्जेंट स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसों को फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।